हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं हम आपका फिर से इस यूट्यूब चैनल पे। आज जो है हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पॉलिटी का क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके बिहार पुलिस से रिलेटेड है। यानी कह सकते हैं कि सर बिहार पुलिस में ये पूछा गया सवाल है पॉलिटी का। तो आइए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल क्या कहता है? पहला सवाल है कि किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? ये आपका पिछले साल जो 2024 में एग्ज़ाम हुआ था बिहार पुलिस, उसी का जो है ना 2024 का ये पहला शिफ्ट का ही पहला सवाल है कि कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है पूर्ण रूप से। तो कानून बनाने का अंतिम अधिकार जो है आप जानते हैं वो किसके पास होगा? तो संसद के पास होता है ना। अंतिम अधिकार की बात कर ले, है ना। प्रश्न पूछा है कि किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो वो संसद के पास होता है ना। आप जानते होंगे संसद से रिलेटेड कि सर संसद का जो है ना अनुच्छेद 79 में इसका वर्णन किया गया है ना। और आप जानते हैं क्या कि सर संसद जो है इसके क्या होते हैं? दो सदन होते हैं। एक क्या होता है? लोकसभा, और एक क्या होता है? तो राज्यसभा होता है। एक क्या हो जाएगा? लोकसभा और एक राज्यसभा। संसद का जो अनुच्छेद है वो 79 में वर्णन किया गया है। राज्यसभा की बात किया जाए तो आपका 80 हो जाएगा और लोकसभा का कितना हो जाएगा? तो 81 हो जाएगा। तो ये अनुच्छेद भी आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। क्या पता अगले एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बताओ भाई संसद क्या किस अनुच्छेद के तहत इसका वर्णन किया गया है। संसद का तो 79, राज्यसभा आपका 80 और लोकसभा कितना हो जाएगा? तो 81। आगे बात करते हैं निर्वाचन आयोग। तो आप जानते हैं निर्वाचन आयोग का अनुच्छेद कितना है? तो 324। यानी 324 में जो है निर्वाचन अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का जो है पूरा अच्छे तरीका से व्यवस्था से क्या किया गया है? वर्णन किया गया है ना। और आप जानते हैं उपराष्ट्रपति जो होते हैं ये भारत के क्या होते हैं? द्वितीय पुरुष कहा जाता है ना। प्रथम पुरुष तो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, और राष्ट्रपति अगर ना हो तो उस कंडीशन में जो राष्ट्रपति का जो कार्यभार होता है वो संभालते कौन है? तो वो उपराष्ट्रपति संभालते हैं, है ना। तो भाई एक क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन को मैं क्या कर रहा हूँ? एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि अगर इससे रिलेटेड और भी प्रश्न बने तो आप आराम से उसका भी आंसर कर लें। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है कि संविधान सभा में चुनाव हुए थे। यानी संविधान सभा में चुनाव कब हुए थे? तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि सर संविधान सभा में जो चुनाव हुआ था, है ना, वो कब हुआ था? 1946 को हुआ था, है ना। और आप ये भी जानते हैं कि संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन 1946 में ही हुआ था। और संविधान सभा का आप जानते हैं कि प्रथम बैठक, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट बैठक कब हुआ था तो कहेंगे 9 दिसंबर 1946 को इसका प्रथम बैठक हुआ था, जिसमें जो है सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। फिर आगे देखा जाए कि सेकेंड बैठक कब हुआ था तो कहेंगे सर इसके 2 दिन बाद, यानी 11 दिसंबर 1946 को ही बैठक हुआ था, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट अगर बात किया जाए कि थर्ड बैठक कब हुआ था तो थर्ड बैठक जस्ट इसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? संविधान में उद्देशिका पेश किया था। क्या पेश किए थे? उद्देशिका जो है वो पेश किए थे। और यही उद्देशिका जो है ना बाद में चल के किसका रूप लेता है? तो कहेंगे सर प्रस्तावना का रूप लेता है। किसका रूप ले लेता है? प्रस्तावना। और यही प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा एवं कुंजी कहा जाता है। तो प्रश्न अगर बन जाए कि भारतीय संविधान का आत्मा एवं कुंजी किसे कहा जाता है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रस्तावना हो जाएगा। और ये उद्देशिका जो है 22 जनवरी 1947 को यह पारित हुआ था। आगे अगर बात किया जाए तो आप जानते हैं कि लास्ट बैठक, यानी संविधान सभा का लास्ट बैठक जब हुआ था तो उसी में जो है ना आप जानते होंगे, आपको लिखाए भी क्लास में अच्छी तरीके से पढ़ाए भी थे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है, राजेंद्र प्रसाद को क्या चुना गया था? तो कहेंगे भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था लास्ट संविधान संशोधन का जो बैठक हुआ था उसमें। आगे बात करते हैं तो इसका फिलहाल राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1946 को हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन क्या था कि संविधान सभा में चुनाव कब हुए थे? तो 1946 को। अच्छा एक चीज आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा, मैंने एक प्रश्न देखा था 2024 में ही कि प्रश्न पूछा गया था कि संविधान बनने में कितना समय लगा था। तो संविधान बनाने में बच्चे लोग कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना और कितना समय लगा था? 18 दिन समय लगा था।
जब संविधान पारित हुआ था, यानी जब बनकर तैयार हुआ था, तो 284 लोगों ने उस पर क्या किया था, यानी कि हस्ताक्षर किया था, साइन किया था। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो कितने लोगों ने उस पर साइन किया था, तो 284 लोगों ने साइन किया। कब बनकर तैयार हुआ था, तो कहेंगे सर 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, और 26 जनवरी 1950 को क्या हो गया, हमारा संविधान पूरे देश में लागू कर दिया गया। 26 नवंबर को संविधान दिवस या विधि दिवस के रूप में भी मनाते हैं, और 26 जनवरी को आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग क्या करते हैं, प्रति ईयर मनाते हैं। आगे बात करते हैं। अगला सवाल है कि सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है। ठीक है, अब ये सवाल है कि सर्वोच्च न्यायालय, यानी सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो यानी सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, और इसके जो न्यायाधीश हैं इनको पद से हटाने का अधिकार किसके पास है, यानी कौन हटा सकता है। तो इनको बस एक ही व्यक्ति है जो हटा सकते हैं, वो कौन है, तो राष्ट्रपति हटा सकते हैं। ये अच्छी तरीके से जानेंगे। और राष्ट्रपति आप जानते हैं भारत के प्रथम पुरुष, प्रथम व्यक्ति, प्रथम नागरिक के रूप में जाना जाता है ना, हमारे राष्ट्रपति। अभी राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू है, और वो किस जनजाति से संबंधित है, तो आप जानते हैं संथाली जनजाति से वे क्या है, संबंधित रखते हैं। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो आप जानते हैं कुछ अनुच्छेद में यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, एक्चुअली ये पूरा का पूरा भर गया, ठीक है। अच्छा, आप लोग लिख लीजिएगा। तो देखिए राष्ट्रपति से रिलेटेड अगर बात किया जाए तो हम आपको अगर बात करें कि सर अनुच्छेद 52 के तहत जो है ना, अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति का पद का वर्णन है। अनुच्छेद 53 में जो है राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति का वर्णन किया गया है। 54 में जो है ना राष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था किया गया है ना। निर्वाचन यानी कैसे होगा, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष विधि से होता है, यानी आम जनता लोग भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, है ना। तो ये कुछ अनुच्छेद है जो आपको याद रखना चाहिए, खासकर आपका अनुच्छेद 72 हो गया क्षमादान, अनुच्छेद 61 हो गया राष्ट्रपति पर जब महाभियोग लगता है। तो ये जो अनुच्छेद है आपको अच्छी तरीके से याद रखना चाहिए। साथ ही साथ आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि सर 1, 2, 3 अनुच्छेद याद रखना बहुत आसान है। और 1, 2, 3 जो है ना, आज ही तो हम एक विद्यार्थी से पूछे थे कि अनुच्छेद 1, 2, 3 में किसका वर्णन किया गया, तो राष्ट्रपति जो है ना अध्यादेश जारी करते हैं उसका वर्णन किस में है, तो अनुच्छेद 1, 2, 3 यानी 123। आगे एक अनुच्छेद राष्ट्रपति से जरूर याद रखेंगे 143 यानी कि 143। इसमें क्या है कि राष्ट्रपति महोदय जो है ना सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। ठीक है, मन होगा तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, यानी स्वेच्छा से, है ना। तो ये याद रख सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं किससे रिलेटेड, तो राष्ट्रपति से रिलेटेड, तो आपको याद रखना चाहिए। अच्छा, एक सवाल है ना, मैं आपको पूछता हूँ कि अगर आपको आता है तो एक सवाल हमें ये बताएं कि प्रथम राष्ट्रपति तो मैंने बताया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। तो सबसे युवा राष्ट्रपति जो है ना कौन थे हमारे पूरे अखंड भारत में, अगर आता है तो कमेंट करके जरूर बोलें, एकदम कमेंट बॉक्स में आपको आंसर दे देंगे। नेक्स्ट सवाल है ना कि आपातकाल के समय, आपातकाल जानते हैं कि आपातकाल कब लगता है। आपातकाल का राष्ट्रीय आपात कहा जाता है युद्ध के दौरान लगता है ना। और प्रथम बार याद रखना है आपको कि राष्ट्रीय आपात प्रथम बार 1962 में, और किसके साथ लगा था, जब हमारा चाइना के साथ युद्ध हो रहा था, इंडिया और चाइना के बीच में। तो प्रथम बार भारत में राष्ट्रीय आपात कब लगा, तो 1962 में। किसके से हमारा युद्ध चल रहा था, तो चाइना के साथ। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपात की बात करें तो राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 में है ना। और 356 में क्या है, तो आप जानते हैं राष्ट्रपति शासन, और तीसरा है 360, है ना। चार देखो, 4 यहाँ पे जो ऐड करेंगे तो 356, फिर 4 ऐड करेंगे 360। तो 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में क्या है, तो राष्ट्रपति शासन, और 360 में क्या है, तो वित्तीय आपात। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि अब तक भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपात लगा है, तो कहेंगे सर अब तक 3 बार लगा है ना। और राष्ट्रपति शासन तो राज्य में लगता है, तो याद रख सकते हैं। और आपसे पूछा जाए कि वित्तीय आपात जो है ना भारत में अब तक कितने बार लगा है, तो कहेंगे सर 0 बार लगा है, 1 बार भी नहीं लगा है। तो प्रश्न क्या था कि आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार लागू रहता है। तो युद्ध हमारे 2 देशों के बीच चल रही है, तो उस समय में हमारा कुछ मौलिक अधिकार है जो जिस पे रोक नहीं लगाया जा सकता। तो कौन सा अनुच्छेद है, तो कहेंगे सर अनुच्छेद 20 और 21 जो है ना इस पे रोक नहीं लगा सकते।
अब मौलिक अधिकार की बात हो रही है तो आप अच्छी तरीक़ा से जानते हैं कि संविधान के भाग 3 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 12 से लेके और किसके कितना के बीच में 35 के बीच में इसका वर्णन किया गया है। इसे ही तो मैग्ना कार्टा, संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगर बात किया जाए वर्तमान में हमारे पास अभी 6 मौलिक अधिकार है, पहले कितना था 7 मौलिक अधिकार था। और 7वां जो मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार था, जिसको निरस्त कर दिया गया है। कब निरस्त कर दिया गया था? 44वां संविधान संशोधन 1978 को निरस्त करके कानूनी रूप से अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया है। तो इतना जरूर याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे बात करें अनुच्छेद 19, तो अनुच्छेद 19 क्या कहता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, है ना, यानी कि बोलने की आज़ादी है। भारत में हम भारत में स्वतंत्र है तो हम बोल तो सकते हैं। अगर कुछ गलत हो रहा था स्वाभाविक सी बात है बोलेंगे ही, है ना। किसी का भी अगर कोई गलत व्यक्ति है तो उसका विरोध कर सकते हैं, न्यायिक पूर्ण रूप से। ऐसा नहीं कि आप दंगा फसाद करके आप उसका विरोध नहीं कर सकते। अनुच्छेद 32 आप जानते हैं, अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यदि कोई व्यक्ति आपका हनन करता है ना, यदि कोई व्यक्ति आपका हनन करता है या फिर कोई आपका अधिकार छीनता है, तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं? कोई भी न्यायालय में जाके, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, किसी में भी जाके आप अपील कर सकते हैं कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ है। और अनुच्छेद 32 जो है ना, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है ना, याद रख लेना, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? इसमें 5 प्रकार की रीट जारी करती है, 5 प्रकार की रीट। और साथ ही साथ हाईकोर्ट जो है, हाईकोर्ट क्या करती है? इस संदर्भ में अनुच्छेद 226 के तहत कितने प्रकार की रीट जारी करती है? तो 5 प्रकार की रीट जारी करती है। इसमें बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार, परीक्षालेख, ये सब है। तो आपको ये याद रखना चाहिए। तो देखिए प्रश्न ये बन सकता है कि अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। अनुच्छेद 32 के तहत ही जो है ना सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी करता है इस संदर्भ में। 226 के तहत हाईकोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी करता है इसी संदर्भ में, तो याद रखेंगे। आगे बात करें तो अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 25 क्या कहता है? तो आप जानते हैं हम भारत में हैं, भारत के वासी हैं, भारत के नागरिक हैं, तो किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। हम किसी भी धर्म को एक्सेप्ट कर सकते हैं। हम हिंदू हैं तो मुस्लिम धर्म को एक्सेप्ट कर सकते हैं, कोई मुस्लिम है तो कोई भी धर्म को एक्सेप्ट कर सकता है। अभी तो देख ही रहे हैं हमारे समाज में कि जिसको जिस धर्म में आस्था है उस धर्म को एक्सेप्ट कर सकता है ना। तो धर्म को मानने की आज़ादी 25 में है। 26 में ना धार्मिक व्यवस्था करना, 27 में क्या है? अनुच्छेद 27 में संपोषित करना, धार्मिक कार्यों को संपोषित करना। और 28 में क्या है कि धार्मिक शिक्षा में, उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। तो ये बातें भी आपको याद रखना चाहिए। हम बच्चे लोग कहते हैं कि 25 में धर्म को मानेंगे, 26 में व्यवस्था करेंगे, 27 में टैक्स देंगे, चंदा के रूप में संपोषित करेंगे, बढ़ावा देंगे, और 28 में प्रेजेंट हो जाएंगे। मतलब ठीक है, हम लोग इतना काम किए तो भाई प्रसादी तो लेंगे ना। तो याद रखेंगे कि धार्मिक शिक्षा हो रही हो, धार्मिक उपासना हो रही है, तो आप वहाँ पे जाके प्रेजेंट हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको भगा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये याद रख सकते हैं। आगे बात किया जाए, नेक्स्ट सवाल है कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, है ना। अब लोकसभा की बात किया जाए तो अभी जस्ट मैंने कहा लोकसभा का अनुच्छेद कितना है? तो 81, अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा का वर्णन है। और लोकसभा का न्यूनतम आयु सदस्य बनना है तो कितना एज चाहिए? तो आप जानते हैं कि सर यहाँ से समझ लीजिए, है ना। अब हम बात करें सर लोकसभा का हमको सदस्य बनना है तो हमें कितना वर्ष चाहिए? तो 25 वर्ष का आयु होना चाहिए। राज्यसभा का अगर आपको सीट चाहिए, यानी कि राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपको कितना वर्ष होना चाहिए? तो 30 वर्ष होना चाहिए। लेकिन अगर आपको, है ना, हालांकि राष्ट्रपति बनने के लिए बहुत सारा पापड़ बेलना पड़ता है, तो राष्ट्रपति बनने के लिए कितना एज चाहिए? तो कहेंगे राष्ट्रपति बनने के लिए एटलीस्ट कम से कम 35 वर्ष आपका कंप्लीट पूरा होना चाहिए। तो देखिए एक प्रश्न था, मैंने 3 प्रश्न करवा दिए, ठीक है। याद ये भी रख लेना है कि सर राज्यसभा का कितना टोटल सीट है? तो कहेंगे 245 सीट है अभी वर्तमान भारत में। लोकसभा का कितना है? तो कहेंगे सर 545 सीट है। तो आपसे अगर सीट से रिलेटेड प्रश्न पूछे तो आप आंसर दे सकते हैं, वर्ष से रिलेटेड प्रश्न पूछे तो आंसर दे सकते हैं। देखिए ये बिहार पुलिस में ये सवाल पूछा गया है, ठीक है, ये सवाल पूछा गया तो अगली बार हो सकता है कि सीट से प्रश्न पूछ ले, है ना। तो कितना भी घुमा दे कोई बात नहीं, आप वीडियो अच्छी तरीके से देखिए, आपका सारा का सारा क्या हो जाएगा? कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। और जो नहीं आता रहे उसको बस रिकॉल करते रहिए, या फिर भी आपको लगता है कि हमें लिखने की जरूरत पड़ जाएगी तो आप जरूर इस चीज़ को लिखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन